हेलो एवरीवन, मैं पूनम एनएसी एकेडमी से और मैं आप सबका इस क्लास में स्वागत करती हूँ। हम आज एनटीडी क्लास के फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है बाल विकास। बाल विकास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपसे क्या पूछा गया। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बाल विकास होता क्या है। बाल विकास, बाल और विकास, बच्चे का विकास एक तरीके से, ठीक है, जो कि आपके खेलने कूदने से लेके बच्चे के विकास के अंदर जितनी भी जो भी वृद्धि होती है उन सब से रिलेटेड आपके इसके अंदर क्वेश्चंस आएंगे। जिसको फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। वृद्धि क्या होता है, जो बालक के बड़े होने के साथ साथ आकार, लंबाई, ऊंचाई व भार में होने वाले परिवर्तन वृद्धि कहलाता है, ठीक है। यानी कि वो जब लंबा होता है, ऊंचा होता है, उसमें भार आ जाता है, यानी कि मान लीजिए उसका जो वेट है वो गेन हो जाता है, ठीक है। तो उस सब चीजों के लिए क्या है, आपका वृद्धि शब्द इस्तेमाल किया जाता है। विकास शब्द गुणात्मक परिवर्तनों के लिए होता है, जैसे कि उसके अंदर बालक की जो कार्य क्षमता है, कार्य कुशलता है, व्यवहार में प्रगति होती है, उन सब चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं, विकास, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट है इसका, वृद्धि शब्द सीमित अभिप्राय लिए हुए। संपूर्ण विकास की प्रक्रिया में वृद्धि एक चरण है। वृद्धि भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक बच्चे में भार नहीं होगा, जब तक बच्चे चलना कूदना फिरना नहीं सीखेगा, ठीक है, उसके जो मतलब गुणात्मक के साथ साथ में उसका शरीर भी तो उसका साथ देना चाहिए। सेकंड है, विकास शब्द अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। वृद्धि मात्र इसका एक भाग है। यह व्यक्ति में होने वाले सभी परिवर्तनों को प्रकट करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, वृद्धि की प्रक्रिया जीवन पर्यंत नहीं चलती है, बल्कि द्वारा जो परिपक्वता ग्रहण करने के साथ साथ यह समाप्त हो जाती है, ठीक है। वृद्धि ऑल टाइम नहीं होती है, वो एक लिमिट टाइम के लिए होती है, सीमित समय के लिए होती है। सीमित समय का मतलब है जिसकी, जैसे कि कहते होते हैं कि 18 साल तक बच्चे की जो मतलब की वृद्धि होती है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। तो एक जो सीमित समय होता है उसी तक ही ये वृद्धि शब्द सीमित रहता है। सेकंड है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि में वृद्धि की तरह बालक के परिपक्व होने पर यह समाप्त न होकर आजीवन चलती है, ठीक है। विकास तो पूरी उम्र होता ही रहता है। आज बच्चा कुछ सीख रहा है, कल बच्चा कुछ और सीखेगा, परसों बच्चा कुछ और सीखेगा, तो वो सीखने की उसकी कोई भी आयु नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद में है, वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन सामान्यतः स्पष्ट दिखाई देते हैं, इन्हें भली भांति मापा भी जा सकता है। विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को प्रत्यक्ष मापना कठिन है। इन्हें केवल अप्रत्यक्ष तरीकों जैसे व्यवहार के निरीक्षण आदि के द्वारा ही मापा जा सकता है। देखिए, जो वृद्धि है उसको मापा जा सकता है कि इसके 5 फुट हाइट है, इसके 6 फुट हाइट है, ये करता है, ठीक है। लेकिन जो विकास है उसको मापा नहीं जा सकता। वो सिर्फ उसके गुण शो करते हैं कि इसमें कितना विकास हुआ, ठीक है। इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको दे रखा है विकास के कारण, ठीक है। विकास के क्या कारण हो सकते हैं। बालक के शारीरिक व मानसिक क्रियाओं के 2 मुख्य कारण बताए गए हैं, जो कि एक है परिपक्वता, दूसरा है अधिगम, ठीक है। अब परिपक्वता का अर्थ है व्यक्ति के आंतरिक अंगों का प्रौढ़ होना तथा उन गुणों का विकसित होना जो उसे वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं। बालक के विकास पर परिपक्वता की प्रक्रिया का प्रभाव जन्म से लेकर तब तक पड़ता है जब तक कि उसे मांसपेशीय एवं स्नायविक दृढ़ता और प्रौढ़ता पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सकती, ठीक है। इसके बाद में इसने बोला परिपक्वता आंतरिक विकास की प्रक्रिया है। इसी के कारण बालक के शारीरिक अवयवों में नई क्रिया को सीखने की क्षमता उत्पन्न होती है। परिपक्वता का मतलब है, देखिए, जब बच्चा छोटा था उसने धीरे धीरे आंख खोली, धीरे धीरे उसने हाथ पैर चलाने स्टार्ट किए, ठीक है। धीरे धीरे उसने दूध पीना स्टार्ट किया, धीरे धीरे वो खड़ा होना स्टार्ट होगा, फिर वो बोलना स्टार्ट होगा। तो वो सब चीजें उसकी क्या है, इसी चीज के अंदर काउंट होती है, ठीक है। इसको हम परिपक्वता बोलते हैं। अब बोलते हैं अधिगम क्या होगा। वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करते समय व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं में जो परिवर्तन होता है उसे अधिगम या सीखना कहते हैं।
अधिगम का मेन जो इसने बता दिया कि अधिगम को हम सीखना यानी कि लर्न बोल सकते हैं। परिपक्वता तथा अधिगम की क्रियाओं का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है, दोनों का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है, विकास के अंतर्गत दोनों महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। परिपक्वता वंशानुक्रम से तथा अधिगम वातावरण से संबंधित है। दोनों चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परिपक्वता भी जरूरी है और अधिगम भी जरूरी है। ठीक है, जब तक उसकी मांसपेशियों में दम नहीं होगा, जब तक वो खड़ा नहीं होना सीखेगा, बैठना नहीं सीखेगा, बोलना नहीं सीखेगा, ठीक है, उसके बाद में तो वो सीखेगा ना, कुछ लर्न करेगा। ठीक है, चलना फिरना वो सब चीजें भी उसके लिए बहुत जरूरी है। तो परिपक्वता भी जरूरी है, मांसपेशियों में पूरा का पूरा उसके खिंचाव रहना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि हाँ मैं ये चीजें कर सकता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट है विकास के जो सिद्धांत है। देखिए, विकास के जितने सिद्धांत है इसके अंदर अलग अलग सिद्धांत दिए हुए हैं। इसके अंदर क्या है, गैरिसन तथा अन्य के अनुसार, गैरिसन एक पोइट है जिसने बताया है कि इसके अनुसार क्या है, कुछ उसने अपनी मत रखी है। जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उससे में कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं। ठीक है, जब बालक बड़ा होता है तब उसमें हमें कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। अध्ययनों के दौरान पाया गया है कि परिवर्तनों में पर्याप्त निश्चित सिद्धांतों का अनुसरण करने की प्रवृत्ति होती है, इन्हीं विकास के सिद्धांत कहा जाता है। इन्हीं सिद्धांतों के द्वारा विकास की प्रक्रिया नियंत्रित होती है, जो कि इस प्रकार है। ठीक है, गैरिसन के हिसाब से इन्होंने क्या है 8 पॉइंट में इसको डिवाइड किया है। विकास की दिशा के सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, विकास की गति में व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, सम्मान प्रतिमान का सिद्धांत, समय में विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, वंशानुक्रम व वातावरण के मध्य अंत क्रिया का सिद्धांत। अब देखिए, इनके अंदर सब पॉइंट्स के अंदर अलग अलग पॉइंट्स है, लेकिन इनका मेन बात तो वही है ना कि वृद्धि और विकास का क्या महत्व। ठीक है, वही चीजें क्लियर करनी है। क्लियर इतना ही है कि आप सब इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, लेकिन इसके अंदर लास्ट तक एक ही बात बताई जाएगी कि जो बच्चा है वो सबसे पहले पैदा होता है, उसके बाद में वो धीरे धीरे दूध पीना स्टार्ट करता है, हाथ पैर हिलाना स्टार्ट करता है, आंखें खोलना स्टार्ट करता है। ठीक है, जो धीरे धीरे उसकी क्रिया होती है उन्हीं को हम वृद्धि और विकास के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जो वो क्रियाएं कर रहा है उसको हम वृद्धि बोलेंगे, और जो क्रियाएं देख के सीख रहा है, यानी कि मान लीजिए उसने हाथ पैर हिलाए तो देख रहा है ना कहीं ना कहीं से, वो हाँ हूँ ऐसे करेगा, तो कहीं ना कहीं से तो देख के सीख रहा है ना। आप उसके साथ बातें कर रहे हो तो वो आपके साथ बातें करेगा ना। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ, लास्ट तक यही पॉइंट रहेगा, तो आप इस चीज को अच्छी तरीके से दिमाग में डाल लें, वृद्धि और विकास होता क्या है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर विकास के आधार बताए, वंशानुक्रम, विकास और वातावरण। वंशानुक्रम डगलस व हॉलैंड के अनुसार एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे सभी शारीरिक बनावटें, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं या क्षमताएं सम्मिलित रहती है जिनको वह अपने माता पिता, अन्य पूर्वजों या प्रजाति से प्राप्त करता है। बालक को न केवल अपने माता पिता से बल्कि अन्य पूर्वजों से भी अनेक शारीरिक मानसिक गुण प्राप्त होता है। इसी को वंश परंपरा, अनुवांशिकता और पैतृकता, वंशानुक्रम आदि नाम दिए गए। ठीक है, जो अपने पूर्वजों की दी हुई देन है, ठीक है, उसको हम वंशानुक्रम बोलते हैं। यानी कि जैसे हमारे शरीर की बनावट होती है, कहते होते हैं या तो बच्चा माँ पे जाता है, बाप पे जाता है, दादी पे जाता है, दादा पे जाता है, तो वो सब चीजें हमारी जो देन है वो हमारे क्या है, पहले की देन है, या इसको हम पितृकता भी बोल सकते हैं। वंशानुक्रम होता है, ऐसा देखा गया है कि देह या शरीर में जो भी रचना संबंधी दोष या विकार हो उनका हस्तांतरण माँ बाप द्वारा उनके बालकों में नहीं होता है। कभी किसी भी अपंग माँ बाप की संतान का जन्म से अपंग होना आवश्यक तो नहीं है। ठीक है, अब यह बात भी समझी जा सकती है कि माँ बाप द्वारा अर्जित की गई कुशलताओं, ज्ञान, रुचि, अभिव्यक्ति को की भूल आदि वंशानुक्रम प्रक्रिया द्वारा बालकों में हस्तांतरित नहीं होता। अध्यापक व माता पिता को यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि एक संगीतकार का बेटा स्वतः संगीतकार ही होगा।
ठीक है, जो बड़ा ही है उसका स्वर्णकार का बेटा स्वर्णकार ही होगा, ये सोच लीजिए। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं डॉक्टर हूं तो मेरा बेटा डॉक्टर होगा, ठीक है, अगर मैं टीचर हूं तो मेरा बेटा टीचर होगा, तो वो कोई जरूरी नहीं है। आप उस चीज को आराम से दिमाग में डाल लीजिए कि ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा गया है। माँ बाप की जो बनावटें आ सकती है कि माँ का चेहरा बेटी से मिलता है, बेटी का चेहरा माँ से मिलता है, वो चीजें हो सकती है, लेकिन ऐसा कभी जरूरी नहीं है कि एक अपंग माँ बाप हैं और दूसरे भी बच्चे भी उसके अपंग होंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये भी सोचने की भूल मत करना कि अगर एक डॉक्टर है तो उसका बेटा डॉक्टर बनेगा, ठीक है। अब इसके अंदर वातावरण बताया गया। वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, जो व्यक्ति के जीवन और व्यवहार को प्रभावित करते हैं, ठीक है। वुडवर्थ के अनुसार वातावरण में बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय प्रभावित किया था। फिर है अनासी के अनुसार वातावरण वह हर वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। अब मनोवैज्ञानिक ने वातावरण के महत्व के संदर्भ में भी अध्ययन में परीक्षण करके यह सिद्ध कर दिया है कि बालक के विकास के प्रत्येक पहलू पर भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवहार का प्रभाव पड़ता है। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि वातावरण या पर्यावरण में वे बाहरी तत्व या शक्तियां निहित है जो माँ के द्वारा गर्भाधान के तुरंत बाद ही व्यक्ति विशेष की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते रहते हैं। जन्म से पहले माँ का गर्भाशय इन शक्तियों का कार्यक्षेत्र होता है। जो माँ जो कुछ भी खाती करती है, सोचती है और अनुभव करती है, उस सभी का प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। जन्म के बाद तो चारों और वातावरण संबंधी शक्तियां उसको प्रभावित करने लगती हैं। उन शक्तियों को भौतिक और सामाजिक या सांस्कृतिक दो विभिन्न प्रक्रियाओं में विभक्त किया गया, ठीक है। भोजन, जल, जलवायु, घर, विद्यालय, ग्राम, शहर, वातावरण और भौतिक सुविधाएं, ये सभी वातावरण संबंधित शक्तियां कहलाती हैं। मेन कहने का मतलब यही है कि वातावरण के अंदर वही चीजें आती है जैसे कि अपना हवा हो गया, ठीक है। जब तक बच्चा पेट के अंदर रहता है उसको वो चीजें नहीं मिलती हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे के अंदर वो चीजें जरूर आ जाती है जो कि बच्चे की माँ एक खाती है, पीती है, रहती है, जहाँ भी सोती, वो सब चीजें बच्चा महसूस करता है, ठीक है। अब विकास की जो अवस्थाएं हैं उनको 3 अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है। एक तो शैशव काल, एक बाल्यकाल, एक किशोरावस्था। जो शैशव काल है आपका वो 1 से 5 वर्ष तक रहता है। बाल्यकाल जो है वो 5 से 12 वर्ष तक रहता है। किशोरावस्था आपकी 12 साल से स्टार्ट हो जाती है और 18 वर्ष तक आपकी किशोरावस्था रहती है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जो अलग अलग इसके अंदर क्या है, आपको प्रक्रियाएं दी गई हैं कि शैशव काल क्या होता है, बाल्यावस्था क्या होती है, किशोरावस्था क्या होती है, वो सब चीजें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। वृद्धि या विकास के विभिन्न आयाम या पक्ष, इसमें 5 पक्ष दिए हुए हैं। शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक या चारित्रिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, ठीक है। ये आपके बच्चे के जो है विकास तो सेम ही होता है, लेकिन उनको 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया। 5 भागों में डिवाइड करने का मतलब ये है कि इसके अंदर आपको क्या है, शारीरिक विकास, जैसे जैसे बच्चा शरीर से बढ़ेगा। मानसिक विकास उसके सोचन शक्ति पे डिपेंड करती है, ठीक है। सामाजिक विकास जो वो समाज में रह के सीखता है। इसके बाद में संवेगात्मक, उसके अंदर जो फीलिंग्स आती है, ठीक है। नैतिक या चारित्रिक विकास, उसका चरित्र कैसा है। ये जरूरी नहीं है कि माँ बाप अच्छे हैं तो बेटा भी अच्छा हो, ठीक है। तो वो सब चीजों पे इनको क्या है 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया। अब देखिए इसी के अंदर आगे आपको दे रखा है शारीरिक विकास के बारे में, मानसिक विकास के बारे में, ठीक है। और 5 भाग आपके कंप्लीट मैंने बता दिए, वही चीजें हैं इनके अंदर, आप एक बारी पढ़ सकते हो, ठीक है। सामाजिक, संवेगात्मक, जो मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, उनके बारे में, चारित्रिक विकास के बारे में, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने बताया है कि किशोरावस्था क्या होती है। किशोरावस्था के अंदर बच्चे अपना फैसला लेना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चों को पता लग जाता है कि खेलने कूदने की उम्र है, ठीक है। बच्चे के अंदर एक ऐसी मेंटलिटी आ जाती है कि अगर आप कुछ बन रहे हो, ठीक है, तो आप कुछ बन रहे हो तो उसको भी ये लगता है कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ,
तो वो कुछ करने की उम्र होती है 12 से 18 साल के बीच। हाँ जी, तो अभी इसके अंदर बाकी तो कुछ है नहीं, ये आपके 5 पॉइंट्स हैं, उनको आपको रीड करना है, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया है, इसके अंदर थोड़ा सा डिस्क्राइब अच्छे तरीके से कर रखा है, वो आप पढ़ सकते हैं। और बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं, तो आप आराम से इनको पढ़ लीजिए। जिसको जो डाउट हो वो मेरे से पूछ सकता है, ठीक है। इसके जो छोटे क्वेश्चंस है वो आप पढ़ लेना, उनसे आपको बहुत सारे हेल्प मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।